Hello everyone, this is your friend Sabiha. Welcome back to our channel Stairs to Excellence. So guys, आज हम करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पार्ट 1 हमने कर लिया है. अगर आपने मिस कर दिया तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो. तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन. तो सबसे पहले एमसीक्यू करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. आज हम करने वाले हैं दो मेन थ्योरीज. एक पियाजे की थ्योरी है और एक यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की. तो ये दोनों थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आज हम इस सेशन में ये दोनों थ्योरी को ही इंपॉर्टेंस देंगे और 15 क्वेश्चंस करेंगे, इन दोनों से ही रिलेटेड वो होंगे. तो सबसे पहले हम थ्योरीज को कुछ शॉर्ट में समझ लेते हैं और फिर हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ. ओके, तो सबसे पहले हम पियाजे की थ्योरी को शॉर्ट में समझते हैं, फिर हम यूरी की थ्योरी पे आते हैं. पियाजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजे की थ्योरी किस पे है, याद रखना, कोग्निटिव डेवलपमेंट पे है. अब कोग्निटिव डेवलपमेंट में जो कोग्निटिव वर्ड है वो कहाँ से आया है? सो द टर्म कोग्निशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोग्नोसियर. कहाँ से आया है? कोग्नोसियर. लैटिन वर्ड कोग्नोसियर से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो, कुछ जानना, टू रिकॉग्नाइज, कुछ पहचानना, और टू कंसेप्चुलाइज मतलब कोई कॉन्सेप्ट फॉर्म करना. His theory describes how human gather and organize information and how this process changes developmentally. तो पियाजे की थ्योरी क्या बोलती है? मतलब एक ह्यूमन कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इकट्ठा करता है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करता है और फिर ये प्रोसेस कैसे चेंज होते जाता है. तो इस चीज़ पे बात की है पियाजे ने. मतलब अगर मैं बात करूं, इन्फेंसी में जैसे बच्चे की सोच और समझ रहती है, क्या वैसे ही बच्चा एडल्टहुड में रहता है? नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होता है. तो यही कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है पियाजे ने कि हर एक स्टेज में बच्चे की कैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट होते रहती है. तो हम एमसीक्यूज में इसको डिस्कस करेंगे. अब हम बात करते हैं ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी. सो ब्रॉनफेन-ब्रेनर की किस पे थ्योरी है? इकोलॉजिकल थ्योरी है. ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये. ही सॉ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज बीइंग शेप्ड बाय द इंटरैक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड हिज और हर इन्वायरमेंट. मतलब एक पर्सन की जो डेवलपमेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव और असर जिसका रहता है वो होता है उसके इन्वायरमेंट का. मतलब जब वो अपने इंडिविजुअल जो रहता है वो अपने इन्वायरमेंट से जो इंटरैक्ट करता है तो उसका बहुत ज़्यादा असर रहता है उसके डेवलपमेंट पे. तो ये बात की है ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने. आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट जो है थ्योरी का समझ में आया होगा. अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by dash. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस किसने दिए हैं? ऑप्शंस रहे ये पियाजे, एरिक्सन, कोलबर्ग या स्किनर. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट. कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात किसने की है? पियाजे ने की है. पियाजे ने ही 4 स्टेजेस दिए हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट पे. तो इसका आंसर क्या आएगा? पियाजे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश. एनिमिज्म कौन से स्टेज में जो है दिखाई देता है बच्चों में? ऑप्शंस रहे ये सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. अब सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमिज्म की. एनिमिज्म क्या होता है? जब बच्चे नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लिविंग समझ के उससे बात करने लगते हैं तो वो होता है एनिमिज्म. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपने देखा होगा 2 to 4 years एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि वो अगर डॉल के साथ या टेडी बेयर के साथ खेलते हैं तो उनसे अपनी बात शेयर करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो उनकी बात सुन रहा है और वो लिविंग ऑब्जेक्ट समझकर उनके साथ बात करते हैं. तो ये होता है एनिमिज्म. क्लियर? मतलब नॉन लिविंग को लिविंग समझकर उससे बातें करना. तो ये होता है एनिमिज्म. अब ये कौन से स्टेज में जो है बच्चों में दिखाई देता है? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट में या फॉर्मल में. तो ये जो एज ग्रुप है वो होता है 2 to 4 years और 2 to 4 years आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में. प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से होता है? 2 to 7 years में. तो इसी के अंदर आ जाता है एनिमिज्म कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज The concept of object permanence is attained during Piaget's dash stage of development. ऑब्जेक्ट परमानेंस पियाजे के कौन से स्टेज में बच्चों के अंदर आने लगता है, डेवलप हो जाता है? ऑप्शंस रहे ये सेंसरी मोटर स्टेज,
प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब अगर बच्चों के साथ हम सपोज कोई गेम खेल रहे हैं, ओके, अगर हमने उनके सामने से कोई चीज़ हटा ली तो वो ढूंढ लेते हैं वो चीज़ को। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीज़ गायब नहीं हुई है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये कब और कौन से स्टेज में डेवलप होता है? तो ये डेवलप होता है जब बच्चे 8 से 12 महीने के रहते हैं तभी ही। और ये महीने में बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। तो ये कौन से स्टेज में आता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। लेकिन जब वो 4 से 8 महीने के रहते हैं तो उनको क्या लगता है कि अगर उनके सामने से कोई चीज़ हट गई है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। उसको पियाजे ने कुछ इस तरीके से बोला है कि द थिंग विच इज़ आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। मतलब जो सामने से हट गई है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब है ही नहीं दिमाग में। ठीक है, वो कब होता है? 4 से 8 महीने में। लेकिन जब वो इंटर करते हैं 8 to 12 मंथ्स में, तब उनको ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में ही ये चीज़ होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर स्टेज। Next question is, according to Piaget, during the first stage of development, a child learns best dash। मतलब पियाजे के अकॉर्डिंगली जब बच्चा फर्स्ट स्टेज में रहता है डेवलपमेंट के, तो वो किससे बेहतर तरीके से सीखता है? ऑप्शंस रहे ये, बाय यूजिंग सेंसेस, बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स या बाय थिंकिंग इन एन अब्स्ट्रैक्ट फैशन। तो मैं आपको बता दूं, जब बच्चा फर्स्ट स्टेज में रहता है, मतलब जब बर्थ टू 2 इयर्स, उसका कौन सा स्टेज होता है? सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज कब से होता है? बर्थ से लेके 2 साल तक का। ओके, सो ये स्टेज को क्या बोला जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज। और ये स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस और मोटर एक्शन से वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है। तो ये जो नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, यही हमें बता देता है कि बच्चा किससे सीखता है। सेंसरी मतलब सेंसेस से, मोटर मतलब मोटर एक्शन से। तो सेंसरी और मोटर एक्शन से बच्चा वर्ल्ड को सीखने की, समझने की कोशिश करता है। मतलब देख के, सुन के और उस तक पहुंच करके। ठीक है, तो ये सब करके वो अपने जो सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय यूजिंग सेंसेस। ओके, next question is, an important characteristics of formal operational stage of mental development is dash। मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग या सोशल थिंकिंग। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे जो लास्ट स्टेज है वो क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होता है? 11 ईयर्स से एडल्टहुड तक। ओके, तो जब ये स्टेज में बच्चा आ जाता है तो उसकी थिंकिंग कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ आ जाती है। जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के पहले स्टेज में रहता है वो, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तो वहाँ पे उसकी थिंकिंग कॉन्क्रीट रहती है। लेकिन जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एंटर कर लेता है तो यहाँ पे उसकी थिंकिंग अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा हमारा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब अगर हम उसको एक रूल दे देंगे या एक फॉर्मूला दे देंगे तो वो उससे एग्जाम्पल की तरफ आ जाएगा, उसको अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझ में आने लगता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। क्लियर? तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स दैन इन डैश। मतलब पियाजे के अकॉर्डिंगली बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से कैसे डिफर करती है? ऑप्शंस रहे ये, अमाउंट एंड काइंड, काइंड एंड अमाउंट, साइज एंड करेक्टनेस या टाइप एंड साइज। तो पियाजे क्या बोलते हैं? बच्चों की थिंकिंग और बड़ों की थिंकिंग, मतलब एडल्ट की, दोनों का अमाउंट सेम रहता है। जितना बच्चे सोचते हैं और जितना एडल्ट सोचते हैं, दोनों का अमाउंट सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे हैं इसीलिए उनका अमाउंट कम रहेगा सोचने का, नहीं, दोनों का जो है अमाउंट सेम होता है सोचने का। लेकिन जो उनकी थिंकिंग रहती है वो किस में डिफर करती है? काइंड में। मतलब वो सोचते अलग तरीके से हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। सो काइंड अलग रहता है लेकिन अमाउंट अलग नहीं रहता। सो अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन काइंड फ्रॉम अडल्ट्स दैन इन अमाउंट।
तो कोई भी चीज़ को लेकर जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है वैसा बच्चे भी सोचे। वो हो सकता है वो ही ऑब्जेक्ट का या वो चीज़ का दूसरा एस्पेक्ट सोचे या दूसरी चीज़ हमें बता दे, है ना। तो ये होता है काइंड में फ़र्क और अमाउंट में नहीं होता, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। इनमें से कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है, रुकावट या बैरियर नहीं है प्री ऑपरेशनल स्टेज का। आपके ऑप्शंस है टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, ईगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी या फिर डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। तो ये चार ऑप्शंस है, इसमें से चारों में से कौन सा एक लिमिटेशन या रुकावट नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो ये हमारा पियाजे की थ्योरी का, पियाजेस थियोरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट का सेकेंड स्टेज है। ओके, सेकेंड स्टेज है जो कि 2 से 7 साल तक का होता है। कितने स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है। पहला स्टेज का नाम क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा स्टेज कौन सा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, यहाँ पे बात हो रही है सेकेंड वन की, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो अब इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, तो अब हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब ये स्टेज में, मतलब जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में होता है तो वो किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। ओके, तो ये होता है टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, ये उसके अंदर नहीं होती है, तो ये एक लिमिटेशन है, वो ये एज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। तो ये राइट है, ये लिमिटेशन है हमारा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नॉट अ लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन नहीं है, तो ये तो लिमिटेशन है। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ईगोसेंट्रिज्म, तो ये एज में बच्चा बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, उसको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये है ईगोसेंट्रिज्म और ये भी लिमिटेशन है। थर्ड इज़ इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बच्चा 1 to 100 ईजीली काउंट कर सकता है, लेकिन 100 से 1 की तरफ नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये होता है इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी नहीं कर सकता है, ये भी लिमिटेशन है। नाउ लास्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। ये स्टेज में सिंबॉलिक थॉट डेवलप होने लगता है। अब सिंबॉलिक थॉट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल वो अगर कोई गेम खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, तो वो खुद को फायर इंजन समझ के सायरन की आवाज़ निकालने लगता है। तो ये होता है सिंबॉलिक थॉट, मतलब खुद को क्या समझ रहा है? वो फायर इंजन, और फिर वो सायरन की आवाज़ें निकालता है। या फिर खुद को जो है सुपरमैन समझ के वो हीरो बनने का जो एक्टिंग करता है, वो सिंबॉलिक थॉट होता है। या फिर ब्रूम को अज्यूम करता है कि ये मेरा हॉर्स है और उससे खेलने की कोशिश करता है, तो वो होता है सिंबॉलिक थॉट। तो ये स्टेज में बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप होती है और ये लिमिटेशन नहीं है। सो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में याद रखना है नॉट है, तो ध्यान से आंसर मार्क करना है। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब किस में हम सोचने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी को एक्वायर करते हैं या गेन करते हैं। ऑप्शंस रहे ये कोग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट में हम चीज़ों को जो है गेन करते हैं और उससे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम एक्वायर करते हैं, वो होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो बाकी 3 हैं वो कोग्निटिव डेवलपमेंट के तीनों स्टेजेस है। ओके, सो पियाजे ने ये तीनों स्टेजेस दिया था। और एक और है, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि यहाँ पर नहीं है। Now next question is changing or altering our existing schemas in light of new information is known as dash. Existing schema को जब हम change करते हैं, alter करते हैं new information आने पर, तो उसको क्या बोलते हैं? Assimilation, accommodation, equilibration या फिर schema। अब सबसे पहले हम समझते हैं स्कीमा होता क्या है। माइंड में मेंटल स्ट्रक्चर जो है होते हैं, जैसे कि बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही माइंड का मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं स्कीमेटा। अब
स्कीमा होता क्या है? स्कीमा नॉलेज होती है जिससे हम अपने वर्ल्ड को समझते हैं, वर्ल्ड को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो होता है स्कीमा। अब सपोज एक बच्चा है, उसको पता है बर्ड क्या है, उसके माइंड में बर्ड को लेकर स्कीमा बना हुआ है। ओके, अब वो अपनी सिस्टर के साथ पार्क में जाता है, तो वो वहाँ पे एरोप्लेन देखा। एरोप्लेन देखने पर उस एरोप्लेन को वो देख के बर्ड बुलाता है, तो उसकी सिस्टर बोलती है कि ये बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो फिर वो क्या करता है, जो उसकी एग्जिस्टिंग स्कीमा था, मतलब जो बर्ड को लेकर उसका स्कीमा था, वो सोचता था कि हर एक उड़ने वाली चीज़ बर्ड होती है, तो वो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा था। लेकिन जब उसने एरोप्लेन देखा तो फिर उसको समझ में आया कि हर उड़ती हुई चीज़ बर्ड नहीं होती है, तो फिर वहाँ पे उसने अपने स्कीमा को चेंज किया। ओके, न्यू इन्फॉर्मेशन आने पर फिर जब वो देखा एरोप्लेन को नेक्स्ट टाइम, तो उसने एरोप्लेन को एरोप्लेन बोला। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज किया न्यू इन्फॉर्मेशन आने पर। उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन, मतलब बच्चे ने अकोमोडेट कर लिया। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अकोमोडेशन। जब उसके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा है से वो डील करता है ऑब्जेक्ट्स को, तो वो क्या है, एसिमिलेशन है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग स्कीमा उसका न्यू सिचुएशन के लिए काम नहीं आ रहा है और वो चेंज कर रहा है अपने स्कीमा को, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, अकोमोडेशन है। और इक्विलिब्रेशन क्या है, जब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस बना हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। क्लियर है? तो स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें। Next question is, the concept of conservation as proposed by Jean Piaget means that जीन पियाजे ने जो कंसेप्ट दिया था कंजर्वेशन का, उसका मतलब इनमें से क्या है? फर्स्ट इज, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। सेकेंड, certain physical properties remains the same even when outwards appearance change. Third, one can arrive at the correct conclusion by systematically testing hypothesis. And the last one is, taking the perspectives of other into consideration is an important cognitive ability. अब जीन पियाजे ने कंजर्वेशन का कंसेप्ट दिया। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं कंजर्वेशन को समझाऊं, तो सपोज मेरे पास दो कैंडीज़ है। अब मैं एक स्टूडेंट को वो दिखाती हूँ, दोनों कैंडीज़ उसके सामने रखती हूँ। एक कैंडी वैसे ही रहेगी जैसे वो है। सेकंड कैंडी को मैंने क्या किया, मैंने उसको क्रश करके स्प्रेड कर दिया अपने स्टूडेंट के सामने। ओके, दो कैंडी है, एक कैंडी वैसे ही रहेगी, सेकंड कैंडी को मैंने क्या किया, उसको मैंने क्रश करके जो है स्प्रेड कर दिया उसके सामने। अब मैं पूछूंगी कि दोनों कैंडी में से कौन सी वाली कैंडी ज़्यादा है, तो वो क्या बोलेगा, जो क्रश करके स्प्रेड हुई है उसका अमाउंट ज़्यादा है। ये ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसको लगता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्रश करने से चेंज हो गई है, क्योंकि उसका अपीयरेंस चेंज हो गया। उसको लगता है कि क्रश करने पर वो जो कैंडी है वो ज़्यादा हो गई और वो जो एक अक्खी कैंडी है वो कम हो गई। तो ये होता है कंजर्वेशन। क्लियर? तो ये चीज़ उसको समझ में नहीं आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज कब होता है? 2 to 7 ईयर्स तक का। तो ये स्टेज में उसको कंजर्वेशन में डिफ़िकल्टी आती है। तो इसका अगर राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये है, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती है, भले से अपीयरेंस उसका चेंज क्यों ना हो जाए। अब मैंने क्रश कर दिया कैंडी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा हो गई, वो उतनी ही है जितनी फर्स्ट वाली कैंडी है। तो अपीयरेंस चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। तो ये चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती, यही होता है कंजर्वेशन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Clear? Now the next question is, which of the following points reflects Piaget's concrete operational stage? इनमें से कौन सा पॉइंट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है या रिलेटेड है उससे? ऑप्शंस है, डेवलप ट्रांजिटिविटी, डेवलप सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो ये सारे हमारे पॉइंट्स है। हमको ये पॉइंट्स में से बताना है कि कौन सा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। ओके, अगर मैं बात करूँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो ये पियाजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट का थर्ड स्टेज है, जो कि 7 से 11 साल के बीच में होता है और उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब बात करूँ मैं अगर ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, डेवलप ट्रांजिटिविटी।
ट्रांजिटिविटी, ये जो स्टेज में डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर, मतलब वो चीज़ों के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप बता सकते हैं। सीरिएशन मतलब वो चीज़ों को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में अरेंज कर सकते हैं, तो ये होता है सीरिएशन। ये भी चीज़ उनके अंदर आ जाती है ये स्टेज में, सो ये भी करेक्ट है। क्लासिफिकेशन, वो चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग में डाल सकते हैं, नॉन लिविंग को नॉन लिविंग में, तो इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो ईगोसेंट्रिक नहीं होते हैं, ये चीज़ एलिमिनेट हो जाती है। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वो रिवर्सिबिलिटी को भी ये स्टेज में समझने लगते हैं। अगर वो 1 to 100 काउंट कर सकते हैं तो वो 100 से 1 की तरफ भी आ सकते हैं, तो ये होता है रिवर्सिबिलिटी, जो कि वो ये एज में भी समझने लगते हैं। ये सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। ABC आर करेक्ट, DNE आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट या फिर ऑल आर इनकरेक्ट। सो सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए ऑल आर करेक्ट इज द राइट आंसर। ओके, next question is, in dash Bronfenbrenner proposed his theory on the ecology of human development। कौन से ईयर में ब्रॉनफेनब्रेनर ने इकोलॉजी की थ्योरी दी थी? ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट पे। ऑप्शन है 1969, 1979, 1989 या फिर 1999। तो ब्रॉनफेनब्रेनर ने इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये थ्योरी दी थी कब? 1979 में। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ब्रॉनफेनब्रेनर कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है तो इंटरैक्शन से उसकी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। ओके, सो ये थ्योरी उन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द इकोलॉजिकल मॉडल? इकोलॉजिकल मॉडल में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस है माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम या फिर क्रोनो सिस्टम। अब इकोलॉजिकल मॉडल में 5 लेयर है। ओके, 5 लेयर है। सबसे पहला लेयर का नाम है माइक्रो सिस्टम। आपको पूछा जा सकता है इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, तो याद रखना है सबसे इनर मोस्ट लेयर जो करीबी लेयर है बच्चे से, वो कौन सा है? माइक्रो सिस्टम। देन नेक्स्ट इज मीजो सिस्टम, थर्ड वन इज एक्सो सिस्टम, फोर्थ वन इज मैक्रो सिस्टम एंड लास्ट में आता है क्रोनो सिस्टम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है इकोलॉजिकल मॉडल में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रोनो सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which level in the ecological model is characterized by interaction between immediate environment? इकोलॉजिकल मॉडल में जब इंटरैक्शन होता है इमीडिएट इन्वायरमेंट के बीच, तो वो लेवल का नाम क्या है? ऑप्शंस है माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम या फिर क्रोनो सिस्टम। अब हम एक एक करके एक एक ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहला जो लेयर आता है इकोलॉजिकल मॉडल का वो है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में बच्चे के जो है इमीडिएट रिलेशनशिप आते हैं, जिससे उसका डायरेक्ट इंटरैक्शन है। अब डायरेक्ट इंटरैक्शन उसका किसके साथ होता है? उसकी खुद की फैमिली के साथ, उसके दोस्तों के साथ, उसकी टीचर्स के साथ और उसके सिबलिंग्स मतलब उसके भाई बहनों के साथ। ओके, सो इन सब के साथ उसका क्या होता है? डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है। इसको बोलते हैं इमीडिएट रिलेशनशिप या फिर इमीडिएट इन्वायरमेंट। ओके, अब यहाँ पर ये जो इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, इनका आपस में जब इंटरैक्शन होता है तो उसको कौन सा लेयर बोलते हैं? वो किस में आता है? तो वो होता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में जब फैमिली टीचर से इंटरैक्ट करने लगे तो वो होता है मीजो सिस्टम। अब बच्चा अपने एकेडमिक्स में कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये जानने के लिए एक पेरेंट्स का इंटरैक्शन टीचर के साथ ज़रूरी है। तो यही होता है जब इमीडिएट इन्वायरमेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? मीजो सिस्टम। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मीजो सिस्टम। हमारा फर्स्ट लेयर क्या है? माइक्रो सिस्टम, जिसमें आते हैं इमीडिएट रिलेशनशिप। सेकेंड इज मीजो सिस्टम, जहाँ पर इंटरैक्शन होता है इमीडिएट इन्वायरमेंट का आपस में। थर्ड इज एक्सो सिस्टम, जो कि पेरेंट्स वर्क प्लेस का जो है बच्चे पर असर होता है इनडायरेक्ट वे में, सो उसको बोलते हैं एक्सो सिस्टम। फोर्थ इज मैक्रो सिस्टम,
और मैक्रो सिस्टम क्या होता है कि बच्चा जहाँ पे रह रहा है जो भी कंट्री में, तो वहाँ पे वो कंट्री में क्या स्टेटस है उसका, कौन से लॉ वहाँ पे फॉलो होते हैं, ये सब भी चीज़ बच्चे को अफेक्ट करती है। ओके, सो ये है मैक्रो सिस्टम में ये चीज़ आती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्रोनो सिस्टम, जो कि हमारा आउटर मोस्ट लेयर है इकोलॉजिकल मॉडल का। क्रोनो सिस्टम में क्या होता है, एक पर्सन की लाइफ में या एक इंडिविजुअल या एक बच्चे की लाइफ में क्या चेंजेस हो गए हैं जिसका उस पर असर आया। जैसे कि एक फैमिली में एक बच्चा रहता है, उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई है। ओके, तो ये चीज़ कैसे उस पर असर करेगी, कितना गहरा असर छोड़ेगी ये चीज़, तो ये होता है और ये चीज़ आ जाती है क्रोनो सिस्टम में। क्लियर है? तो सारे लेयर्स क्लियर हो गए हैं इकोलॉजिकल मॉडल के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द इन्वायरमेंट विच द चाइल्ड इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ बट इन्फ्लुएंस बाय। कौन सा इन्वायरमेंट है जिसमें चाइल्ड, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता है लेकिन इन्फ्लुएंस बच्चा होता है। ऑप्शन है माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या फिर क्रोनो सिस्टम। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सो सिस्टम में बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन उसको इन्फ्लुएंस करती है ये चीज़। अब अगर पेरेंट्स काम कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, या उसकी मदर या उसके फादर, ओके, अब वहाँ पे अगर उनको प्रमोशन मिलता है तो ये चीज़ बच्चे पर भी असर करेगी, है ना। अगर प्रमोशन होता है उसके फादर का तो ऑब्वियसली उसको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकेंगे उनके फादर, तो यहाँ पर उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर वहीं पर उसकी मदर को ऑफिस से निकाल दिया जाता है ना, फायर कर दिया जाता है, तो ये चीज़ उसको अफेक्ट कर सकती है उसके डेवलपमेंट पे, है ना। तो ये होता है ये किस चीज़ की बात हो रही है, एक्सो सिस्टम की। तो ये आ जाता है एक्सो सिस्टम में, जहाँ पर बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन इन्फ्लुएंस कर जाता है। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सो सिस्टम। सो आज का सेशन हमारा गाइज यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा सेशन आज का लगा वो भी बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।